नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजस्थान की नदियों का अध्ययन कर रहे थे और सबसे पहले हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, उसके बाद आंतरिक प्रवाह अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और अभी हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो आप सभी लोग हेडिंग बना ले, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। 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 आंतरिक प्रवाह की नदियां ऐसी कोई नदियां जो अपना जल किसी सागर या महासागर में नहीं गिराएं, उन्हें हम लोग आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से जानते हैं। या फिर ये भी कह सकते हो कि ऐसी कोई नदियां जो बहते बहते विलुप्त हो जाएं, उसे आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से जाना जाता है। तो आंतरिक प्रवाह की नदियां ऐसी नदियां जो बहते बहते विलुप्त हो जाएं, उसे हम लोग आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से जानते हैं। और राजस्थान की मुख्य मुख्य आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की मेन नदियां कौन कौन सी है, जैसे आंतरिक प्रवाह की नदियों में सबसे उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदी, ये मैप 50 डिस्ट्रिक्ट के अनुसार है, अभी 41 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से जो नदी बहती है उसका नाम है घग्गर नदी। हिमालय से निकल के आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। यानी कि घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। उसके बाद में कांतली नदी सिक्कर से निकल करके और झुंझुनू में जाके विलुप्त हो जाती है, उस आंतरिक प्रवाह की नदी का नाम है कांतली नदी। कांतली नदी उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है, डीग में बहती हुई मोती झील भरतपुर में जाके समाप्त हो जाती है, उस नदी का नाम है रूपा रेल नदी। यानी हम लोग एक आंतरिक प्रवाह की नदी पढ़ेंगे यहाँ से, उसका नाम है रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी। उसके बाद कोटपुतली बैरोड से निकलती है, जयपुर दौसा में बहते हुए भरतपुर में और यूपी की सीमा पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। पहले यह नदी सीधी यमुना में मिला करती थी, अब वर्तमान में विलुप्त हो जाती है। इस नदी का नाम है बाण गंगा नदी। यानी नदी का नाम क्या जवाब दोगे? बाण गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में एक नदी जयपुर से निकल करके अलवर, कोटपुतली बैरोड और खेरतल तिजारा में बहते हुए हरियाणा में जाकर के विलुप्त हो जाती है। इस नदी का नाम है साबी या साहिबी नदी। यानी हम लोग एक और आंतरिक प्रवाह की नदी पढ़ेंगे, उस नदी का नाम क्या है जवाब दोगे? साबी नदी के नाम से जाना जाता है, साबी नदी। उसके बाद में जैसलमेर में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है काकने या मसूरदी नदी। काकने या मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है, काकने या मसूरदी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सांबर झील में गिरने वाली राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां। सांबर झील में गिरने वाली नदियां मेंथा नदी, खंडेला नदी, खारी थड़ नदी, रोपनगढ़ नदी और उसके बाद में सामोड नदी। तो ये सारी नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग रेडी बना ले, घग्गर नदी। घग्गर नदी। घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम कालका माता की पहाड़ियां, शिवालिक, हिमाचल प्रदेश से। कालका माता की पहाड़ियां, कालका माता की, कालका माता की पहाड़ी, कालका माता की पहाड़ी, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से कालका माता की पहाड़ियां, शिवालिक हिमालय, हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में यही नदी पंजाब में बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी उद्गम कहां से होता है जवाब दोगे? कालका माता की पहाड़ियां, शिवालिक हिमालय, हिमाचल प्रदेश से। और उसके बाद में टिब्बी हनुमानगढ़ से यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले इस नदी का प्रवाह कहाँ होता है जवाब दोगे? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद इसका प्रवाह होता है पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
और फिर ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। यानी कि घग्गर नदी का संबंध कितने राज्यों से है, तो जवाब दोगे 3 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से संबंध रखती है। हिमाचल प्रदेश राजस्थान से संबंध रखती है। नेक्स्ट लिखो, कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई 465 किलोमीटर। घग्गर की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। घग्गर की कुल लंबाई कितनी है, जवाब दोगे 465 किलोमीटर। टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और उसके बाद इस नदी की राजस्थान में लंबाई है, राजस्थान में लंबाई लगभग 100 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लेंथ है। तो राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर है। तो पूरे भारत की और राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जवाब क्या दोगे, घग्गर नदी है। तो नेक्स्ट लिखोगे, राजस्थान ओब्लिक भारत या भारत ओब्लिक राजस्थान की, भारत ओब्लिक राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी घग्गर है। घग्गर के अलावा ऐसी और भारत की कोई नदी नहीं है जो 100 किलोमीटर बहे, सॉरी 465 किलोमीटर बहे और उसके बाद भी विलुप्त हो जाए। तो ऐसी नदी कौन सी है, जवाब दोगे घग्गर नदी है। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट, घग्गर का राजस्थान में प्रवेश, इसका राजस्थान में प्रवेश होता है टिब्बी हनुमानगढ़ से, टिब्बी हनुमानगढ़ से, टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है, जवाब दोगे टिब्बी हनुमानगढ़ से। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं घग्गर की 2 प्राचीन नाम है और इसके अनेक सारे उपनाम है। तो घग्गर के प्राचीन नाम, घग्गर के प्राचीन नाम, घग्गर के प्राचीन नाम सरस्वती नदी, सरस्वती नदी और ध्वसद्वती नदी, सरस्वती नदी और ध्वसद्वती नदी इसकी प्राचीन नाम है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घग्गर के उपनाम, घग्गर के उपनाम, सबनेम क्या क्या है इसके घग्गर की उपनाम, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक, सोरो ऑफ राजस्थान, यानी ये पहले राजस्थान में बाढ़ लेके आती थी इसलिए इसको राजस्थान का शोक कहा जाता है। राजस्थान का शोक, मृत नदी, मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी, चौतांग नदी, चौतांग नदी। तो ये सारे उपनाम किसके हैं, जवाब दोगी घग्गर नदी के उपनाम है। तो पहले हमने पढ़े इसके 2 प्राचीन नाम, उसके बाद इसकी 2 उपनाम का भी अध्ययन किया। टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और सबसे पहले हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ लेके आती है। उसके बाद ये नदी बाढ़ लाती है सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ गंगानगर में। और यदि कालका माता की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो फिर ये बाढ़ लेके आती है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में, बाढ़ लेके आती है। तो घग्गर, घग्गर राज्य में
सर्वप्रथम बाढ़ हनुमानगढ़ जंक्शन में लाती है। घग्गर राज्य में सर्वप्रथम बाढ़ हनुमानगढ़ जंक्शन में लाती है। उसके बाद बाढ़ सूरतगढ़ एवं अनूपगढ़ ब्रैकेट में लिख दोगे गंगानगर। सूरतगढ़ एवं अनूपगढ़ में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में लाती है। और यदि इससे भी ज्यादा वर्षा हुई तो ये फिर बाढ़ लेके आती है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। तो घग्गर सबसे अंत में बाढ़ फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में लाती है। घग्गर सबसे अंत में बाढ़ फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में लाती है। अब इस घग्गर नदी की आसपास के क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं और इसे ही गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर का मैदान के नाम से जाना जाता है। घग्गर का मैदान इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट देखो, घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ में है। गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, घग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ में है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट, घग्गर के मैदान को नाली या पाट कहते हैं। घग्गर के मैदान को नाली या पाट कहते हैं, जबकि इसे पाकिस्तान में अकरा कहते हैं। जबकि इसे पाकिस्तान में अकरा कहते हैं। जबकि इसे पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। हकरा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में इसे हकरा कहते हैं। नेक्स्ट, अब घग्गर के किनारे कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में घग्गर के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यताएं विकसित हुई है। तो घग्गर के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल सभ्यताएं विकसित हुई है। रंगमहल सभ्यताएं विकसित हुई। घग्गर के किनारे कालीबंगा, पीलीबंगा एवं रंगमहल सभ्यताएं विकसित हुई है। और ये सारी की सारी सभ्यताएं हनुमानगढ़ में स्थित है। घग्गर के किनारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तलवाड़ा झील स्थित है। घग्गर के किनारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तलवाड़ा झील स्थित है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और किस नदी द्वारा बनाई गई है? तो आपका जवाब होना चाहिए घग्गर नदी द्वारा विकसित है। और इसी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भटनेर दुर्ग स्थित है। तो भटनेर दुर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो जवाब दोगे हनुमानगढ़ में। और किस नदी के किनारे बना हुआ है या किस नदी के किनारे स्थित है? तो जवाब दोगे घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो ये हमने राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की पहला रिवर सिस्टम पढ़ा जिसका नाम है
घग्गर नदी, घग्गर नदी। नेक्स्ट अगला आप लोग हेडिंग बनाओ, कांतली नदी, कांतली नदी। कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से होता है। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से। खंडेला पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी सीकर, खंडेला पहाड़ी सीकर सी इस नदी का उद्गम होकर नॉर्थ की डायरेक्शन में बहती है। उस नदी का नाम है कांतली नदी। यानी कांतली नदी सीकर से निकल कर के, कांतली नदी सीकर से निकल करके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जाकर के समाप्त या विलुप्त हो जाती है, समाप्त या विलुप्त हो जाती है। तो कांतली नदी, उसके बाद में सीकर, सीकर डिस्ट्रिक्ट के बाद में झुंझुनू में जाकर के 100 किलोमीटर बहने के बाद में यह नदी विलुप्त हो जाती है। यानी अपने उद्गम स्थान से लेकर के एंडिंग स्थान तक कुल लंबाई कितनी है जवाब दोगे? 100 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। कांतली नदी उद्गम खंडेला सीकर से, उद्गम, उद्गम खंडेला पहाड़ी, खंडेला पहाड़ी सीकर से, खंडेला पहाड़ी सीकर सी झुंझुनू में विलुप्त, झुंझुनू में विलुप्त। कुल लंबाई, कुल लंबाई 100 किलोमीटर। अब देखो, घग्गर नदी की भी राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर है और कांतली नदी की भी राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर है, जबकि घग्गर की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। राजस्थान से उद्गमित होकर राजस्थान में ही समाप्त होने वाली आंतरिक प्रवाह की नदी कांतली है, जिसकी लंबाई राजस्थान में 100 किलोमीटर है। तो आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जवाब दोगे कांतली नदी है। आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राज्य की सबसे लंबी नदी कांतली है। तो आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की राज्य की, राज्य की पूर्णतः, राज्य की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कांतली है। आंतरिक प्रवाह की राज्य की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कांतली है। नेक्स्ट, कांतली के किनारे गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कांतली के किनारे गणेश्वर सभ्यता सीकर और कांतली के किनारे सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता झुंझुनू। कांतली के किनारे सुनारी सभ्यता झुंझुनू में विकसित हुई और कांतली के किनारे गणेश्वर सभ्यता सीकर डिस्ट्रिक्ट में विकसित हुई है। तो ये आंतरिक प्रवाह की नदी थी, जिस नदी का नाम है कांतली। और हम लोगों ने पढ़ा है कांतली नदी के आसपास में दिल्ली के तोमर वंशी राजपूतों के शासन करने के कारण इसे तोरावटी प्रदेश कहा गया है। तोरावटी प्रदेश, तोरावटी प्रदेश, तोरावटी प्रदेश किसे कहते हैं जवाब दोगे? कांतली नदी के आसपास के क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तोरावटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूपा रेल नदी, या उससे पहले पढ़ लेते हैं बाणगंगा नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी है जिस नदी का नाम है बाणगंगा, बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी भी 2017-18 से एनसीईआरटी में भी और सभी जगह इसको आंतरिक प्रवाह की नदी में इंक्लूड कर दिया गया। पहले यह नदी सीधे यमुना में मिलती थी, अब सीधे यमुना में मिलने वाली राजस्थान की दो ही नदी, एक तो चंबल नदी है और एक गंभीर नदी है। जबकि जो ये बाणगंगा नदी है, ये बाणगंगा नदी वर्तमान में आंतरिक प्रवाह की नदी की
श्रेणी में आती है। बाणगंगा नदी का उद्गम जो होता है वो बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से होता है। उद्गम उद्गम बैराट पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से। कोटपुतली बहरोड से बैराट पहाड़ी कोटपुतली बहरोड सी। कोटपुतली बहरोड, तो ये सबसे पहले व्यक्ति कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा और भरतपुर में जाके यूपी सीमा में जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है। तो इसका प्रवाह जो होता है वो कहाँ कहाँ पे जवाब दोगी? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में जयपुर, जयपुर दौसा भरतपुर में बहते हुए यूपी सीमा में विलुप्त, यूपी सीमा में विलुप्त हो जाती है। यूपी सीमा में जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, बाणगंगा नदी के जस्ट पास में एक सभ्यता विकसित हुई है जिसका नाम है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता। बाणगंगा नदी किनारे बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में स्थित है। तो आप इसे लिख दोगे, बाणगंगा के किनारे बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड में स्थित है। बाणगंगा के किनारे बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसी बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध या जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर में स्थित है। बाणगंगा पर जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर में स्थित है। हालांकि इसको रामगढ़ डैम के नाम से जाना जाता है। ये पूर्णतः सूख चुका है। इसे दोबारा विकसित करने के लिए या दोबारा डेवलप करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर राजस्थान पत्रिका के साथ में मिल करके प्लान शुरू किया है। तो रामगढ़ बांध जयपुर में बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। जयपुर में बाणगंगा नदी पर स्थित है या जयपुर में बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। और यही बाणगंगा नदी यूपी एरिया में जाकर के विलुप्त हो जाती है, यूपी में जाके समाप्त हो जाती है। इस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, और बाणगंगा नदी के उपनाम यानी पांडवों ने विराटनगर बैराट में अज्ञातवास बिताया, तब इस नदी का उद्गम हुआ। तब से इसे अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, ताला नदी और रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। तो इसके उप नाम इंपोर्टेंट है। वर्तमान में विभिन्न परीक्षाओं में इसके उपनाम है वो बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको कहा जाता है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, तीर गंगा, ताला नदी, रुंडित सरिता, रुंडित सरिता, रुंडित सरिता, ये सारे उपनाम किसके हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए बाणगंगा नदी के उपनाम है। बाणगंगा नदी के उपनाम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी, तो आप लोग हेडिंग बनाएं, रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी, और इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से। उद्गम उदयनाथ पहाड़ियां
उदयनाथ पहाड़ी, अलवर सी। उदयनाथ पहाड़ी, अलवर सी रूपारेल नदी का उद्गम होता है। उसके बाद ये डीग में बहती हुई भरतपुर में मोती झील में जाकर के विलुप्त हो जाती है। यानी कि इसकी एंडिंग पॉइंट पर क्या बना हुआ है तो जब्त होगी मोती झील बनी हुई। मोती झील, मोती झील में जाकर के समाप्त होने वाली नदी है कौन सी, जवाब दोगे रूपारेल नदी मोती झील में जाकर के समाप्त हो जाती है। इसी रूपारेल नदी के जल को रोक करके भरतपुर के शासक सूरजमल जाट ने मोती झील का निर्माण करवाया था। मोती झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर सी। उसके बाद में डीग, डीग भरतपुर में बहती हुई, भरतपुर में बहते हुई, बहते हुए मोती झील में, मोती झील में विलुप्त, मोती झील में विलुप्त, मोती झील में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट, रूपारेल नदी को वरहा एवं लशवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कोई, ये कोई ज्योग्राफिकल फीचर्स की दृष्टि से कोई नाम नहीं है। और पौराणिक ग्रंथों में इसके और जो दो नाम लिखे गए हैं वो है वरहा एवं लशवारी नदी। वरहा एवं लशवारी नदी कहते हैं। वरहा एवं लशवारी नदी कहते हैं। वरहा एवं लशवारी नदी कहते हैं। यानी इस नदी को किस नदी के नाम से भी जाना जाता है तो वरहा एवं लशवारी की नदी के नाम से जाना जाता है। इसी रूपारेल नदी में से, इसी रूपारेल नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसको हम लोग लिख देंगे रूपारेल नदी पर सिकरी बांध। रूपारेल नदी पर सिकरी बांध भरतपुर में बना हुआ है। भरतपुर में है। रूपारेल नदी पर सिकरी बांध भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसी में से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मोती झील में से, सॉरी, रूपारेल नदी में से सुजान गंगा नहर निकाली गई है और जिसका उद्देश्य है लोहागढ़ दुर्ग में जल छोड़ना। लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल छोड़ना। लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल छोड़ना। अतः जिस दुर्ग के चारों ओर खाई बनी हो और उसमें जल छोड़ा जाता है तो उसे पारीख दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। पारीख दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट, रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं तो इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा कहती हैं। तो भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए रूपारेल नदी को कहा जाता है। रूपारेल नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, एक और भरतपुर की आंतरिक प्रवाह की नदी है रूपारेल के अलावा, उसका नाम है कुकुंद नदी। तो कुकुंद भरतपुर की आंतरिक प्रवाह की नदी है। कुकुंद, कुकुंद भरतपुर की आंतरिक प्रवाह की नदी है। आंतरिक प्रवाह की नदी है। कुकुंद भरतपुर की आंतरिक प्रवाह की नदी है।
नेक्स्ट एक नदी है अगली जिसका नाम है साबी या साहिबी नदी, जो जयपुर से निकल करके और पटौदी हरियाणा में जाके विलुप्त हो जाती है। ये भी एक आंतरिक प्रवाह की ही नदी है। तो नेक्स्ट अगला आईडी बनाओ, साबी ओब्लिक साहिबी नदी, साबी ओब्लिक साहिबी नदी, साबी ओब्लिक साहिबी नदी उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेवर की पहाड़ियां जयपुर में है, सेवर स्थान भरतपुर में है। सेवर स्थान जो है वो भरतपुर में है, सेवर की पहाड़ियां जयपुर में स्थित है। और इसी सेवर की पहाड़ियों से निकल करके जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेरथल, तिजारा में बहते हुए हरियाणा में जाके विलुप्त हो जाती है। तो उद्गम उद्गम सेवर पहाड़ी, उद्गम सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी जयपुर से, उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, अलवर, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा में बहते हुए, में बहते हुए हरियाणा में विलुप्त, हरियाणा में विलुप्त, हरियाणा में विलुप्त। यानी ये नदी सेवर की पहाड़ियों से निकल करके हरियाणा में जाके विलुप्त हो जाती। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो जवाब दोगे साबी ओब्लिक साहिबी नदी के किनारे स्थित है। साबी ओब्लिक साहिबी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेवर स्थान भरतपुर में जिसके अंदर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, जिसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993। 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? भरतपुर में स्थापित किया गया था। आंतरिक प्रवाह की सबसे पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी है, जिस नदी का नाम है काकने ओब्लिक मसूरदी, काकने ओब्लिक मसूरदी ओब्लिक काकनी नदी, काकनी नदी, काकने या मसूरदी या काकनी नदी। इस नदी का उद्गम होता है कोठरी गांव, कोठरी गांव जैसलमेर से, कोठरी गांव जैसलमेर से। उसके बाद यह नदी 17 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में मीठा खाड़ी स्थान में विलुप्त हो जाती है। मीठा खाड़ी स्थान में विलुप्त, मीठा खाड़ी स्थान में विलुप्त, मीठा खाड़ी स्थान में विलुप्त। इस बीच में ये डिस्टेंस तय करती है, वो कितने किलोमीटर करती है? ओनली 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो जवाब दोगे काकने या मसूरदी नदी है।
आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और ये जहाँ पे अपना एंडिंग में जल गिराती है वहां पे एक मीठे पानी का झील का निर्माण करती है जिसका नाम है बुद्ध झील का निर्माण करती है। तो यह नदी जैसलमेर में बुद्ध झील का निर्माण करती है। बुद्ध झील का निर्माण करती थी। ये नदी जैसलमेर में बुद्ध झील का निर्माण करती है। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी? काकने या मसूरदी। सबसे पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? काकने या मसूरदी। और जैसलमेर में किस झील का निर्माण करती है? जवाब दोगे बुद्ध झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सांबर झील में गिरने वाली नदियां। सांबर झील की नदियां। सांबर झील की नदियां वे नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती है उसे हम लोग कौन सी नदियां कहते हैं? जवाब दोगे सांबर झील की नदियां। सांबर झील में गिरने वाली नदियों में एक जयपुर से निकल करके डीडवाना कुचामन में बहते हुए सांबर झील में अपना जल गिराती है उस नदी का नाम है मेंढा ओब्लिक मेंथा नदी, यानी मेंथा नदी। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकल करके उत्तर दिशा से सांबर झील में गिरती है उस नदी का नाम है खंडेला नदी। खंडेला नदी। अजमेर से निकल करके अजमेर दिशा से ही सांबर झील में गिरती है उस नदी का नाम है खारी थड़ नदी। अजमेर के रूपनगढ़ क्षेत्र से सलेमाबाद क्षेत्र से निकल करके सांबर झील में गिरती है उस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। और एक और नदी है जिसका नाम है सामोडिया तुरंतमती नदी। सामोडिया तुरंतमती नदी जो अपना जल सांबर झील में गिराती है। सांबर राजस्थान की ऐसी झील है जो 3 जिलों से सीमा बनाती है। 3 जिले कौन कौन से है जो आप क्या दोगे? जयपुर से, डीडवाना कुचामन से और अजमेर से। जयपुर, डीडवाना कुचामन और अजमेर से सीमा बनाने वाली झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी मेंढा ओब्लिक मेंधा नदी उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ी मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से। मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से। डीडवाना कुचामन में बहते हुए सांबर में गिरती है। डीडवाना कुचामन में बहते हुए सांबर में गिरती है। सांबर में गिरती है। अब यदि आपसे प्रश्न पूछे कि सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक की मात्रा लाने वाली नदी कौन सी है तो जवाब दोगे मेंथा ओब्लिक मेंढा नदी। तो यह सांभर में सर्वाधिक नमक की मात्रा लाती है। सर्वाधिक नमक की मात्रा लाती है। यह सांभर में सर्वाधिक नमक की मात्रा लाती है। नेक्स्ट खंडेला नदी। खंडेला नदी का उद्गम होता है खंडेला
खंडेला पहाड़ी सिक्कर सी, खंडेला पहाड़ी सिक्कर सी, डीडवाना कुचामन सी, डीडवाना कुचामन सी सांभर में गिरती है। डिंडवाना कुचामन से सांभर में गिरती। अब यदि आपसे प्रश्न पूछें कि उत्तर दिशा से सांभर झील में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो जो उस नदी का नाम बताओगे खंडेला नदी। उत्तर दिशा से सांभर में गिरने वाली नदी, गिरने वाली नदी खंडेला है। उत्तर दिशा से सांभर में गिरने वाली नदी का नाम क्या जवाब दोगे? खंडेला नदी है। नेक्स्ट, खारी नाम की राजस्थान में 3 नदियां हैं। सबसे पहले खारी हमने पढ़ी जो बनास की सहायक है, उसके बाद लूणी की सहायक, और एक और है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो इसमें हम लोग सीधे लिख देंगे अजमेर से निकलकर अजमेर दिशा से सांभर में गिरती है। अजमेर से निकलकर अजमेर दिशा से सांभर में गिरती है। उसके बाद रूपनगढ़ नदी, उद्गम सलेमाबाद अजमेर से, सलेमाबाद अजमेर से, अजमेर दिशा से ही अजमेर दिशा से ही सांभर में अजमेर दिशा से ही सांभर में गिरती है। नेक्स्ट, इसी रूपनगढ़ नदी किनारे एक स्थान स्थित है सलेमाबाद, और इसी सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। रूपनगढ़ के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। रूपनगढ़ के किनारे सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय के प्रधान पीठ स्थित है, और सामोड नदी या एक और नदी के नाम से भी जाना जाता है तुरंतमती नदी, जिस नदी के बारे में ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, लेकिन ये सांभर झील में गिरती है। ठीक है, राजस्थान की ये हमने पढ़ा आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब हम लोग 2-3 मिसलेनियस फैक्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जिनकी कोई नदियां नहीं है, चूरू, बीकानेर, फलोदी। चूरू, बीकानेर और फलोदी की कोई नदियां नहीं है। चूरू, बीकानेर और फलोदी की कोई नदियां नहीं है। राजस्थान के 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी अपनी स्वयं की कोई नदी नहीं है। उसके बाद में जल ग्रहण की दृष्टि से जल ग्रहण की दृष्टि से 4 बड़ी नदियां, जल ग्रहण की दृष्टि से 4 बड़ी नदियां, फर्स्ट माही, सेकंड चंबल,
थर्ड बनास, फोर्थ लूणी। और इन नदियों को राजस्थान के क्षेत्र में बहने के हिसाब से भी अवरोही क्रम में पूछा जाता है। राजस्थान के क्षेत्र में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है 480 किलोमीटर। उसके बाद में लूणी 330, उसके बाद में माही 171 और उसके बाद में चंबल नदी है 135 किलोमीटर के पास में राजस्थान में बहती है। तो ये हमने पूरा एक कंप्लीट सिस्टम पढ़ा जिसका नाम था राजस्थान में रिवर सिस्टम। सबसे पहले हमने पढ़ा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, उसके बाद हमने पढ़ा बनास अरब सागर में गिरने वाली नदियां, फिर हमने पढ़ा आंतरिक प्रवाह की नदियां। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।